देश का पीएम शपथ लेता है कि मैं इस देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी की रक्षा करूंगा और प्रधानमंत्री मैं सबका हूं। और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, 20% हिंदू राष्ट्र आपका स्वीकार नहीं करेगा। आप किस तरह की बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र कल भी हिंदू था, आज भी हिंदू राष्ट्र है, कल भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। यही मुल्क है क्या ये हिंदुस्तान? क्या भारत यही है जो भारत? आप आज़ादी के बाद के भारत के बारे में हमसे बात करिए। क्या इस तरीके से कोई पॉलिटिशियन जिम्मेदार व्यक्ति करेगा? और रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ने से जीवन चलेगा? तो हमको बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट में और बहुत आक्रोश में भी हूँ। पहले हमको यार हमको 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 फ्री शिक्षा दो ना। ये क्या हो रहा है? गांव दे दो, मथुरा दे दो, काशी बाकी है, अयोध्या दे दिए। ये क्या मतलब है नौटंकी का? संविधान की जब बात होती है और देश को संविधान से चलाने की बात होती है, तो जिस तरह से, जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में इस वक्त देश है और जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है, इस तरह के बयानों का समाज पर क्या फर्क पड़ने वाला? इस विचार और इस विकास, जो विकास चल रहा है कि एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वंदे भारत, ये 3 विकास के पिलर हो चुके हैं जहां आपकी दृष्टि की, और 3% लोगों का ये विकास है। केवल 3% लोग इस पर चढ़ेंगे, पैर रखेंगे। इन बेशर्मों को न जाने किस तरह की सत्ता कहाँ बहती चली गई है। और ये 10 सालों में इस तरह का यहाँ हम पहुँच गए। थोड़ा पीछे ही देख लेते, ज़्यादा पीछे न जाते। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ शशांक। रश्मि रथी की एक लाइन सदन में गूंजी और उस सदन में उस लाइन के गूंजने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया कि हम तो सिर्फ 3 जगह मांग रहे हैं, कौरवों से पांडवों ने 5 ग्राम मांगे थे। रश्मि रथी रामधारी सिंह की लिखी हुई वह पुस्तक है जिसमें रामधारी सिंह ने लिखा था कि दे दो मुझको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। और इसी लाइन को कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पांडवों ने 5 गांव मांगा था और हम 3 स्थान मांग रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बयान को यह किस तरह से देखते हैं। सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। जी, आपने अखबारों में देखा होगा कि एक खबर छपी हुई है कि मुख्यमंत्री का एक सदन में बयान है कि कौरवों ने 5 गांव मांगा था और हम 3 मांग रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी जो उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं, हम जो पहले तो वेलकम आपके चैनल को कि हम इसको कोई बयान नहीं देखना चाहते। 25 करोड़ की आबादी है प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। 15 करोड़ को जोगी जी, ठीक है ना, ऑनरेबल सीएम उत्तर प्रदेश के, 5 किलो खैरात देते हैं और उसमें वो जीवन जीता है। उसको कोई गांव नहीं मांगता। उसके बच्चे शिक्षा नहीं पाते, चिकित्सा नहीं पाते, न्याय जानते ही नहीं क्या है। रेल संचार आपने खंडित कर दिया। वो उसके पास जीवन की मूलभूत ज़रूरत नहीं है। ये सांप्रदायिकता है और कुछ नहीं। आपने एक जगह किया, अब मथुरा और न जाने किसके बहाने क्या करेंगे। ये चुनावी आपका सारा, आप ये चाहते हैं कि 80 बनाम 20 हो जाए, चाहे कोई हो। कोई इस तरह की बात करता है। यही मुल्क है क्या ये हिंदुस्तान? क्या भारत यही है जो भारत? आप आज़ादी के बाद के भारत के बारे में हमसे बात करिए। क्या इस तरीके से कोई पॉलिटिशियन जिम्मेदार व्यक्ति करेगा? और रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ने से जीवन चलेगा? हम भूख से मर रहे हैं, हमको शिक्षा नहीं है, हम गरीबी से मर रहे हैं। 15 करोड़ लोग गरीब हैं 25 करोड़ में। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करने में? और सम्मानित हैं आप हम लोगों के, सबके सम्मानित हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप? और ये करना ही है तो आप दूसरे तरीके से करिए। बयान का कोई विषय है? बहुत सारे विकास के काम हो रहे हैं। इसको क्यों इस पर सवाल हमसे क्यों किए आप? इस पर कौन सा सवाल बनेगा पहले बताइए। इस पर क्या, इससे क्या विकास होगा? हम इस पर सवाल जवाब दे ही दें आपको। हमसे पूछ रहे हैं। हमको बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट में और बहुत आक्रोश में भी हूँ। पहले हमको यार हमको फ्री शिक्षा दो ना। ये क्या हो रहा है? गांव दे दो, मथुरा दे दो, काशी बाकी है, अयोध्या दे दिए। ये क्या मतलब है नौटंकी का? इस तरीके से मुल्क और प्रदेश चलेगा? जब मुख्यमंत्री इस तरह की बात करते हैं तो समाज में इसका क्या संदेश जाता है? एक सवाल होना चाहिए ना, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सबके हैं, वो हिंदू और मुसलमान के तो है नहीं कि ये मुख्यमंत्री हो गए तो इस बार हिंदुओं के हैं, दूसरा कोई मुख्यमंत्री हो गया तो मुसलमानों का। ये राजनीतिक दल जिसकी आपने बात की 80-20, इसको लेकर इस तरह की बातें क्यों करते हैं? आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री मुसलमान के, सबके मुख्यमंत्री हैं। मैं इनको छोड़ता हूं। अभी देश का पीएम शपथ लेता है कि मैं इस देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी की रक्षा करूंगा और प्रधानमंत्री मैं सबका हूं।
और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। 20% हिंदू राष्ट्र आपका स्वीकार नहीं करेगा। आप किस तरह की बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र कल भी हिंदू था, आज भी हिंदू राष्ट्र है, कल भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। अतीत में दिखा देंगे। जब से भारत उदय हुआ है, ये भारत है, ये भारत है। और जब इस्लामिक समावेश हुआ तो ये हिंदुस्तान है और वो नहीं मिट सकती, भारत है। और आप कह रहे हैं कि सबके मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है, सबके मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर भाव है, सबसे पहले जोगी हैं। और इस तरह के बयान का मैं घोर विरोध करता हूं कि ये बाकी है, वो बाकी है। अरे हमको ये करिए कि एक आर्डर जारी करिए कि समान और निःशुल्क शिक्षा सबको हो और प्रत्येक गांव में एक चिकित्सालय बने सबको। बिल्कुल ये जो है ये आरोग्य और कौन सा जो आपका चला है, कुछ नहीं, शिक्षा चिकित्सा फ्री करिए। और ये गांव मथुरा हो गया, काशी अभी बाकी है, वो ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? क्या है ये? कौन सा विकास है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात है रामधारी सिंह दिनकर से मुल्क चलेगा, प्रदेश चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह का स्लोगन है? यहाँ रखा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई है इस तरह का स्लोगन? क्यों इस तरह का बयान आ रहा है बाहर? क्यों बयान आ रहा है बाहर? आप हमको बताइए, बयान क्यों आ रहा है? आप इसमें दिखाएंगे? वो कविता है। संविधान की जब बात होती है और देश को संविधान से चलाने की बात होती है, तो जिस तरह से, जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में इस वक्त देश है और जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है जी, इस तरह के बयानों का समाज पर क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल समाज पर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। दो तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये जो करने वाले लोग हैं वो सरपट आगे लेके भाग रहे हैं। इस देश का समाज टूट रहा है। अंतर जो है, अंदर जो हमारी बांड है, जो हमारा एकता है, वो धीरे धीरे केचुए की तरह कमज़ोर होती जा रही है। बहुत सारे लोग जो विरोधी खेमे के हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। और यह अल्टीमेटली बिल्कुल हमको कमज़ोर कर रहा है। और दूसरे इस विचार और इस विकास, जो विकास चल रहा है कि एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वंदे भारत, ये 3 विकास के पिलर हो चुके हैं जहां आपकी दृष्टि, और 3% लोगों का ये विकास है। केवल 3% लोग इस पर चढ़ेंगे, पैर रखेंगे। कम से कम मैं अभी जिस स्थिति में हूँ और मेरी 100 साल तक आने वाली पीढ़ी अभी इनके एक्सप्रेसवे पर पैर रखने लायक नहीं है। जो एक्सप्रेसवे तोहफा दे रहे हैं हिंदुस्तान को विकास की और अमेरिकन रोड बनवा रहे हैं, उस पर हम नहीं चढ़ सकते। उस पर 3 रुपये 2.5 रुपये पर किलोमीटर टोल टैक्स लगता है। ये तुम्हारा हमारा कफन बेच के, हमारी मिट्टी बेच के, हमारा जंगल जब का विनाश करके मेरे पेट पर लात बजा के कौन मांग रहा है? हमको शिक्षा फ्री दो ना, हमको चिकित्सा फ्री दो ना, हमको रेल यातायात फ्री दो, हमारी पुरानी पैसेंजर गाड़ी दो, हमें एक्सप्रेस दो। क्यों नहीं तुम वंदे भारत 1800 रुपये में, 1700 में लखनऊ हमको भेजोगे 4 घंटे में? हमको 7 घंटे 8 घंटे वाली मेरी पैसेंजर दो। मेरी वो इंटरसिटी जो 130 रुपये में जाती थी। क्यों इस तरह का काम कर रहे हो भाई? क्या होने जा रहा है इस गौर पूरी ये क्या मतलब? मनुष्यता मर जाएगी क्या? क्या कुछ बचेगा नहीं क्या? किससे पूछूं मैं इस तरह का सवाल? और इस तरह का सवाल करके हमारे अंदर हमको जो है केवल हमको पीड़ा पहुंचाया जा रहा है। हम यही बात कर रहे हैं कि हम ऐसे सवालों का इन्हीं लोगों से पूछिए। ये जीवन हमारा खतरे में है। हम लोग मरते सिकुड़ते चले जा रहे हैं। हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम जो है, हमको आप मंदिर का और अयोध्या बाकी है, मथुरा बाकी है, काशी अभी ये क्या मतलब है? कौन सा मतलब है अयोध्या काशी कॉन्स्टिट्यूशन में? और कल तक अयोध्या काशी नहीं था क्या वहाँ? हम तो जाते थे, हम वैसे भी जानते हैं। और वो आज का है? भारत के इतिहास की सबसे पुरानी, बनारस सबसे पुराना सांस्कृतिक नगर है। अयोध्या अपने सनातन से बना हुआ नगर है। इनके किसी के ये जो पाखंडी लोग हैं, इनका देन है क्या? ये तो कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, अब भोलेनाथ को लाएंगे, फिर कृष्ण कन्हैया को लाएंगे। अपने बाबूजी को नहीं ला रहे हैं लोग। अपने बाबूजी जिनको फूंक आए हैं उनका एक बनवा लेते। अपने बाबूजी, माई, बंधु, भाई बंधु से कोई बड़ा नहीं ना है, उन्हीं में छू कर देते और जिला लेते। और वो जो अंधाचार्य इनके हैं, अंधाचार्य, राम भद्राचार्य माने अंधाचार्य, ये उनका स्टेटमेंट इतना फूहड़ किस्म का सुनने के बाद उनके लिए निकल रहा है। कहे हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, फराक करन हनुमान चालीसा पढ़ो, ये भागवत का पाठ करो, कि मैंने रामचरितमानस का पाठ करो, तुम बीमार नहीं पड़ोगे।
और बीमार पड़ते ही चले गए, हॉस्पिटल पकड़ लिए, बीमार भी पड़े, हॉस्पिटल भी पकड़ लिए। आपको अयोध्या में जाके इंजेक्शन लगवाना चाहिए, पद पाषाण से कहना चाहिए कि निकलो जरा इंजेक्शन लगा दो। ये पाखंडी इस देश को कहाँ महाराज मिटा लाए हैं आप लोग। जो है इन सबों का बयान लीजिए। इस तरह का मनुष्यता के साथ रहना चाहिए इन लोगों को। हम कोई राजनीतिक हमारा बैकग्राउंड नहीं है, ना थूकता हूँ इन सबों के ऊपर, ना कभी इस जीवन में कभी उन सदनों के तरफ ताकने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन इनके इस तरह के विचार का तो मैं पतन कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंसानियत चाहिए। और एक बात कान खोल के हर आदमी सुन ले मेरे बयान में कि ये ज़मीन, इस ज़मीन का जो खून का कतरा कतरा है हिंदू मुसलमान का बना है। अंग्रेज जब गुलाम बना लिए थे, 200 साल तक पीटते रहे कोड़े से और यहाँ के लोगों को दफन और मारते रहे। तो आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी, पहली जंग लड़ी गई थी। किताब सावरकर की मेरी पुस्तकालय में है, 2200 पुस्तकों की पुस्तकालय है। इन अंधों को पढ़ना चाहिए, सूरदास लोगों को। सावरकर की पुस्तक में कि इस तरह का जब क्रांति का बिगुल बजा था तो आप बरेली से लेके और आरा तक कौन युद्ध में लड़ रहा था। बरेली में वक्त खां लड़ रहा था, जिससे आपको इतनी हैट है ना, वही तलवार उसकी बाज रही थी। सेना का, ब्रिटिश सेना का वो सिपाही था, उसने किक कर दिया था, सूबेदार था, और कहा कि नहीं हम हिंदुस्तान को बचाएंगे। बरेली में बाज रहा था। दिल्ली में जो है 83 साल का बहादुर शाह डटा, उस पत्नी के कहने पर डटा, वो कह रहा था कि नहीं हम जंग नहीं लड़ पाएंगे। फिलिप जो है रेजिडेंट लाल किले में जमा हुआ था, वो कस्टडी में था, 1803 से ही कस्टडी में था। उसने जंग के लिए तलवार उठाई, डिपोर्शन हो गया। आप कानपुर में चले आइए, ब्रह्मवर्त में नाना साहब तांत्या लड़ रहे थे। झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, और उसका महान तोपची गौस खां 19वीं सदी का इस धरती का सबसे बड़ा तोपची था। धरती का, छोटा मोटा तोपची नहीं था। इतिहास का पन्ना पढ़िए। फैजाबाद में मौलवी अहमद लड़ रहा था, इलाहाबाद में और बनारस में लियाकत अली बाज रहा था। आप जो है आप कहाँ ले जा रहे हैं? शांति से रहने दीजिए इस मुल्क को, आराम से सत्ता आप लोग मित्रवत चलाइए, इंसानियत का परिचय दीजिए। और आपके प्रति तो हम लोग दूसरे भाव से देखते हैं, हम आपको जोगी देखते हैं। और सत्ता एज ए चीफ मिनिस्टर इस तरह के बयानों का मैं घोर विरोध करता हूं। और जब आप मुख्यमंत्री के रूप में जब आपको जोगी के रूप में देखता हूं तो मुझे तरस होती है कि ये बयान आपके कैसे उस महाजोगी गोरक्ष के संप्रदाय के हैं, जिसकी समरसता पहली शर्त थी। समरसता, बजाइए इसको, समरसता में जोगी जीते थे। लंगर लगता था, एक साथ सभी खाते थे, जाति कोई पूछने वाला नहीं था। उस संप्रदाय के हैं आप अयोध्या और उनको भी देखते कि कब उन्होंने अयोध्या, काशी, मथुरा और इनका जाप किए थे। कहाँ से सब आप लेके आए हैं? मैं जोगी जी का जोगी होने की वजह से पूरी तरह सम्मान करता हूं। हम लोग जोगी संप्रदाय के ही व्यक्ति हैं। लेकिन एज ए मुख्यमंत्री इस तरह का कोई बयान देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उनके इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताता हूं। महाराज यार, जो है शिक्षा सब कुछ हमारा चला गया, हम लोग गरीबी में जी रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम टोल रोड पर जाते हैं तो ये सब गुंडे जो है लुटेरे टोल टैक्स ले रहे हैं। किसने कहा कि हमारी आज़ादी छीन लो, हमारे चलने पर हमारा फ्रीडम टू जो है हम कहीं आने जाने की आज़ादी 19D छीन लो? किसी ने तो नहीं कहा। आप क्या कर रहे हैं? चावल, आटा, गेहूँ, दाल, तेल, दवा और चीनी, इस पर टैक्स कहीं कोई शैतान लगा सकता है, कोई अमनुष्य लगा सकता है, कोई अमानवीय व्यक्ति लगा सकता है जो खाना नहीं खाता होगा। ये लगा दोगे तो 85 किलो अनाज पर जीने वाले 80 करोड़ और 22 करोड़ जो कुपोषित हैं वो कहाँ खाएंगे? उनके जेब में तो कुछ है ही नहीं है। उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो क्या खरीद के खाएंगे? इन बेशर्मों को न जाने किस तरह की सत्ता कहाँ बहती चली गई है। और ये 10 सालों में इस तरह का यहाँ हम पहुँच गए। थोड़ा पीछे ही देख लेते, ज़्यादा पीछे ना जाते। कि मनुष्यता, देखिए, जब तक सत्ता आप मनुष्यता को निकाल के रहिएगा, ये संविधान की पंक्तियां, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक पंक्तियों में केवल मनुष्यता की बात लिखी गई है। सेव टू लाइफ सेव की बात लिखी गई है केवल प्रत्येक पंक्ति में। चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीफेस उसका है वो हो, चाहे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ जो ड्यूटीज ऑफ सिटीजन हो, ये सब में केवल सेव लाइफ की बात लिखी गई है और कुछ नहीं लिखी गई है। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।